दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सुप्रसिद्ध रचनाकार श्री महीप सिंह जी की लिखी एक कहानी जिसका शीर्षक है सन्नाटा। तो आइए शुरू करते हैं कहानी का पाठ। सब मिलाकर शायद 36 बिल्डिंगें थी और जिस बिल्डिंग में उसे जाना था उसका नंबर था 29। 29/24 का मतलब है 29 नंबर बिल्डिंग में 24 नंबर फ्लैट। चूंकि हर फ्लोर पर 4 फ्लैट बने हुए हैं, इस हिसाब से 24 नंबर फ्लैट को छठे फ्लोर पर होना चाहिए। इतना हिसाब तो सीधा साधा था और किसी के भी समझाने से समझ में आ सकता था, पर उसकी मुश्किल कुछ और थी। बॉम्बे सेंट्रल पर गाड़ी आ गई थी 5 बजे। वह कॉलोनी स्टेशन के बिल्कुल पास है, इसलिए टैक्सी से जब उसने सामान उतारकर उसे पैसे दिए तो अभी 5:30 बजने में 3 मिनट बाकी थे। बावजूद इसके कि टैक्सी वाला इस बिल्डिंग को ढूंढने के लिए कॉलोनी के 2-3 चक्कर लगा चुका था। अटैची को लिफ्ट पर रखकर छठे माले पर ले जाने में ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगेंगे, पर क्या 5:35 पर किसी के फ्लैट की बेल बजाना ठीक रहेगा? इस समय तो वह गहरी नींद में सो रही होगी। फिर 6 बजे से पहले उसे फ्लैट की कॉल बेल नहीं बजानी चाहिए, पर आधा घंटा इस तरह खड़ा भी तो नहीं रहा जा सकता। लोगों का आना जाना जारी था। सैर के लिए जाते हुए, दूध की बोतलें लेकर आते हुए लोग उसे देख रहे थे और आंखों ही आंखों में पूछ रहे थे, किसके पास जाना है? उसे मिसेज वर्मा के पास जाना है। मिसेज वर्मा कैसा लगता है? पर उसे वह क्या कहकर सोचे। उसका ध्यान आते ही उसके सामने एक व्यक्तित्व उभरता है। एक औरत उभरती है जिसे आज तक वह कितने नाम दे चुका है, पर सचमुच वह कोई नाम नहीं दे सका है। उसने उसके साथ कभी भाभी जैसा संबंध सूचक नाम भी बनाया था, पर यह कुछ ज़्यादा देर तक नहीं चला। वह उसे इस संबंध सूचक नाम से नहीं याद कर पाता। उसका अपना घरेलू नाम कुछ फूलमती, चमेली या गुलाबी तर्ज का है जिसे वह कभी स्वीकार नहीं कर सका। उसका पति उसे राधा कहता था, पर यह नाम भी उसे उसके लिए बहुत नाकाफी लगा था। तब एक बार उसने उसे बिना बताए एक नाम दे दिया था, दीवा। और फिर वह जब भी उसके बारे में सोचता वह दीवा के बारे में सोचता। पर दीवा को यह कहाँ मालूम था कि दीवा है? यह तो किसी को भी नहीं मालूम। लोग जानते हैं कि वह मिसेज वर्मा है और वह भी जानती है कि वह मिसेज वर्मा है। साल छमाही शायद ही कहीं कोई व्यक्ति, कोई स्मृति, कोई संबंध उससे टकराता हो जो उसे उसके असली नाम से बुलाता हो। अब वह अपने फ्लैट के सामने खड़ा था। बाहर नेम प्लेट लगी थी, मिसेज सी वर्मा, चमेली वर्मा, चंचल वर्मा, चांदनी वर्मा। उसने घड़ी देखी। 6 बजने में अभी कुछ मिनट बाकी थे। वह कुछ समय और काटने के लिए छठी मंजिल से नीचे सीढ़ियों पर झांकने लगा। घुमावदार सीढ़ियाँ एक गहरे कुएं की तरह नीचे तक चली गई थी। साथ के लिफ्ट बार बार ऊपर नीचे आ जा रही थी और उनमें से निकलने वाले उसे घूर घूर कर देख रहे थे। अब 6 बज चुके हैं। एक एक पल उसे भारी लग रहा था। उसने कॉल बेल पर अपनी उंगली रख दी। डिंग डिंग डिंग। घंटी बड़ी मधुर आवाज में बज उठी थी। वह एक क्षण प्रतीक्षा करता रहा। उधर से कोई हलचल सुनाई नहीं दी। उसने सोचा वह सो रही होगी। वह कुछ देर वैसे ही खड़ा रहा। फिर डिंग डिंग डिंग। दरवाजे पर कुछ हैंडल की कुछ खटपट हुई। वह सामने खड़ी थी। हाउस कोट पहने, बिखरे बाल, अलसाया चेहरा, बोझिल पलके और सूखे होठ। ओह, वेलकम वेलकम। आज यह सूरज किधर से निकला? श्यामा भी साथ है ना? नहीं, अकेला आया हूँ। उसे क्यों नहीं लाए? मैंने तुम्हें लिखा था श्यामा को भी साथ लेकर आना। यू स्काउंड्रल। बीवी को साथ लेकर निकलने में भी शर्म लगती है। अंदर आने दोगी? वह वहीं खिलखिलाकर हंस पड़ी। कम इन कम इन। वह दाएं मुड़कर उसे ड्राइंग रूम में ले गई। ड्राइंग रूम बहुत बढ़िया सजा हुआ था। पूरे कमरे में गलीचा बिछा हुआ था। डाइनिंग टेबल, मोटे शीशे वाली सेंटर टेबल, बाईं तरफ रखा हुआ रेडियोग्राम, सामने रखा हुआ टेलीविजन तथा डनलप पिलो वाला चमचमाता नया सोफा सेट। वह आतंकित और डरा हुआ सा महसूस करने लगा। वह सोफे पर बैठता हुआ बोला, बहुत अच्छा फ्लैट है तुम्हारा।
और तुमने इसे सजाया भी खूब है। वह मुस्कुराई, एक परितुष्ट सी मुस्कुराहट। झटका देकर आगे आई, लट को उसने पीछे कर लिया। चाय लाऊं? किटी कहाँ है? अपने कमरे में सो रही होगी। वह उठकर किचन की ओर चली गई। वह सुबह स्टेशन पर खरीदे गए अखबार को हाथ में लेकर देखने लगा। अखबार देखते देखते उसकी नज़र बार बार ड्राइंग रूम की चीज़ों पर फिसल जाती थी और वह सोचने लगा था, दिवा अब बहुत आराम की ज़िंदगी जी रही है। दिवा अपने पूर्व जीवन की सारी करवाहटें, सारे कष्ट, सारे लांछन समेट चुकी है और अब वह बहुत थमा थमा सा, बहुत संतुष्ट सा, बहुत शांत सा जीवन बिता रही है। तुमने श्यामा का हालचाल तो बताया ही नहीं, वह कप में चाय डालती हुई बोली। तुम जानती ही हो कि उसकी ज़िंदगी में हालचाल नहीं, सिर्फ हल्की सी चाल भर है, जिसे वह सधे कदमों से लगातार चलती चली जा रही है। वह बड़ी फीकी सी मुस्कान मुस्कुराने लगी। तो तुम अपने ही हालचाल बताओ। तुम यह भी जानती हो कि मेरी ज़िंदगी हालचाल की नहीं, भाग दौड़ की ज़िंदगी है, वह बोला। और भागते हुए आदमी को कदम गिनने की फुर्सत नहीं होती। दोनों कुछ देर तक चुप रहे। तुम्हारा क्या हालचाल है? उसने पूछा। बस जी रही हूँ, वह बड़ी थकी हुई मुस्कुराहट मुस्कुराई और फिर आंखें बंद करके होठ कुछ इस तरह सिकोड़ लिए जैसे कोई लंबी यात्रा पूरी करने के बाद अपने कमरे की, अपने घर की छत के नीचे सुस्ता रही हो। किटी कहाँ है? उसे याद नहीं रहा कि वह यह बात पहले भी पूछ चुका है। फिर खुद ही बोला, शायद अभी सो रही है। इतने में उसने देखा मैक्सी पहने एक लंबी सी लड़की उसके सामने खड़ी है। वह बिस्तरे से उठकर आई लगती थी और उसे देखकर थोड़ा अचकचा गई थी। हेलो किटी, मुझे पहचाना? तब दिवा भी मुड़कर उसकी तरफ देखने लगी। अरे, अपने जॉली अंकल को भूल गई क्या? वह मुस्कुराई। हेलो अंकल, आप कब आए? अभी। आंटी कैसी हैं? ठीक है, पर तुमने दिल्ली ना आने की कसम खा रखी है क्या? मम्मा मुझे ले ही नहीं जाती, बस खुद ही चली जाती हैं। मैं तुझे नहीं ले जाती, दिवा बोली। तेरा खुद ही कहीं जाने को मन नहीं करता है। क्या कर रही हो आजकल? वह बीच में ही बोल पड़ा। गेवेज ट्रेवल्स में काम कर रही हूँ। पढ़ाई पूरी कर ली? उसे लगा यह बात कहीं बीच में ही अटक गई है। किटी एकाएक अखबार पलटने लगी और दिवा उठती हुई बोली, अच्छा नहा धो लो, मैं नाश्ता बनाती हूँ। 9 बजने वाले हुए तो उसने देखा दिवा भी तैयार है, किटी भी तैयार है। दोनों के हाथों में पर्स है, दोनों के हाथों में चाबियों के गुच्छे झूल रहे हैं। दोनों ही अपनी साड़ी की सिलवटों या चुन्नटों पर हाथ फेर रही हैं। दोनों अपने होठों की लिपस्टिक को एक सुर कर रही हैं। हमारे पास अपनी अपनी चाबी है, दिवा बोली। यह तीसरी चाबी तुम संभालो, ठीक से बंद बंद करके जाना। रात को जब वह वापस आया तो दिवा घर आ चुकी थी। दरवाज़ा खोलकर वह पीछे हटी तो उसे एक भभका सा पीछे हटता हुआ महसूस हुआ। फ्लैट के अंदर आने पर लगा सिगरेट का धुआं इधर उधर तिर रहा है और सारे फ्लैट में एकदम खामोशी छाई है। कहाँ घूमते रहे सारा दिन? आज का सारा दिन तो चंदर को ढूंढने में ही निकल गया, वह बोला। अब वह कल्याण कैंप में रहता है। तेज और चिलचिलाती धूप में ऊबर खाबर और छितरे बिखरे कल्याण कैंप में जो मीलों में फैला हुआ है, उसका घर ढूंढने के बाद लगा जैसे कोलंबस की तरह मैंने किसी नई दुनिया का पता लगाया है। खाना खा आया हूँ। चंदर की बीवी पराठे बहुत अच्छे बनाती है। ऊपर की ओर उठी हुई खामोशी फिर धीरे धीरे नीचे सरकने लगी। वह उठकर अपने बेडरूम की ओर गई और वापस आई तो उसके हाथ में सिगरेट की डिब्बी और दिया सलाई थी। पास के सोफे पर बैठकर उसने सिगरेट जलाई और पीने लगी। तभी एकाएक उसे लगा उसे किटी के बारे में पूछना चाहिए। किटी अभी तक नहीं आई, शायद अपनी सहेली के घर चली गई हो, वह उबासी लेती हुई बोली। वह उसे एकटक देखने लगा। उसे लगा दिवा किटी के बारे में बहुत उदासीन है या बहुत निरपेक्ष है। किटी अब काफ़ी सयानी हो गई है, वह बोला। हाँ, वह बोली, जैसे यह तो होना ही था। उसकी शादी वादी के बारे में तुमने क्या सोचा है? अपनी शादी के बारे में वह खुद सोचेगी, दिवा ने बची हुई सिगरेट को राखदानी में दबाते हुए कहा। जब जहाँ जिससे चाहेगी शादी कर लेगी। वह सोचने लगा। उसे लगा किटी अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ मूवी देखने गई होगी। फिर उसे लगा किटी बहुत सीधी है, बहुत मासूम। क्या वह जब जहाँ जिससे की स्थिति का सामना कर सकेगी? इतने में बेल हुई। दिवा बड़ी अलसाई सी उठी।
दरवाज़ा खुलने, किसी के अंदर आने और फिर दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। दिवा आकर फिर अपनी जगह पर बैठ गई। किटी आ गई? उसने पूछा। हाँ, उसने सोचा किटी सीधी अपने कमरे में चली गई होगी। फिर उसने सोचा किटी कपड़े बदलकर इस कमरे में आएगी और कुछ देर बैठकर बातें करेगी। दिवा 2-3 सिगरेटें और फूंक चुकी थी। उसे लगा इस बीच काफ़ी समय गुजर गया है। वह उठा, उसने अपने अटैची से कुर्ता पाजामा निकाला और बाथरूम की ओर कपड़े बदलने चल दिया। बाथरूम को जाते हुए वह किटी के कमरे के सामने से गुजरा। दरवाजे पर पर्दा था, पर उसे उसकी झलक दिखाई दी। वह अपने बेड पर लेटी कुछ पढ़ रही थी। कपड़े बदलकर वह आया तो उसने देखा दिवा ने ड्राइंग रूम का दीवान उसके सोने के लिए ठीक कर दिया है। पीने के लिए पानी रख देती हूँ, कहती हुई दिवा पानी लेने चली गई। वह बेड पर बैठकर कमरे की एक एक चीज़ को घूरने लगा। टेलीविज़न, रेडियोग्राम, डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, सब निर्जीव चीज़ें अपनी अपनी जगह पर रखी हुई थी। किसी को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं था। वह सोचने लगा, क्या इस कमरे में इन चीज़ों की पोजीशन को बदला जा सकता है? डाइनिंग टेबल वहाँ न रखकर उस दीवार के साथ रख दिया जाए तो कैसा रहे? सोफा सेट उधर रखा जा सकता है, दीवान उधर खिसकाया जा सकता है, टेलीविज़न। वह कमरे में इधर उधर देखने लगा। फिर उसे लगा जो चीज़ जहाँ रखी है वो वहीं ठीक है। दिवा की लरजती हुई आवाज़ सुनाई दी, गुड मॉर्निंग। नींद आई? नींद मुझे हर जगह आ जाती है। शी इज़ वेरी काइंड टू मी। वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। नाश्ते की टेबल पर उसने कहा, आज नाइट शो के 3 टिकट मैं ले आऊँगा। वह किटी की तरफ मुड़ा, तुम्हें ऑफिस के बाद कहीं जाना तो नहीं? किटी अपने टोस्ट पर बटर लगा रही थी। कहीं खास नहीं अंकल। उसने दिवा की ओर देखा। घर से ज़रा जल्दी निकल चलेंगे, कुछ देर चौपाटी की सैर करेंगे। फिर वे बातचीत करने लगे, कहाँ कौन सी फिल्म लगी है। अधिकतर फिल्में देखी हुई थी, कुछ दिवा की, कुछ किटी की। तुम लोगों के साथ कौन सी फिल्म देखी है? एकाएक उसे लगा उसने बड़ी गलत बात पूछ ली है। दिवा के चेहरे पर एक बड़ी सी रूखी सी मुस्कुराहट फैल गई थी जो कुछ भयावह सी नजर आ रही थी। किटी का चेहरा भी हल्की सी उलझन से भर गया लगता था। तुम्हारे हाथ के आलू के पराठे मुझे नहीं भूलते। इतने स्वादिष्ट आलू के पराठे मैंने और कहीं नहीं खाए। सच कहता हूँ कि कुकिंग का कोई नोबेल प्राइज़ हो तो वह तुम्हें सिर्फ तुम्हारे आलू के पराठे के लिए मिल सकता है, वह बोला। दिवा और किटी दोनों हंसने लगी। अंकल आप बड़े चालाक हैं, किटी बोली। मम्मा को मक्खन लगा रहे हैं ना? पर मम्मा, कितना अरसा हो गया तुमने आलू के पराठे नहीं बनाए। रोज़ सुबह वही ब्रेड बटर अंडा खा खा कर तो मैं बोर हो गई हूँ। कल नाश्ते में आलू के पराठे बनाऊंगी। दिवा का चेहरा खिल उठा था। किसी कोने में छिपा हुआ मातृत्व उसके चेहरे पर इधर उधर से ताक झांक करने लगा था। उसने एक स्लाइस पर मक्खन की खासी मोटी परत लगाकर किटी की प्लेट में रख दी। ओ नो मम्मा, मैं नहीं खाऊंगी। डोंट बी सिली, कहकर वह दूसरी स्लाइस पर मक्खन लगाने लगी। वह फिर अखबार पलटने लगा और फिल्मों की बातें करने लगा। 2-3 फिल्में अभी अनदेखी थी, पर उन्हें रिलीज हुए 2-1 दिन ही हुए थे, इसलिए उनके टिकट मिलने की उम्मीद कम थी। उसने कहा, इनमें जिसके भी टिकट मिले मैं लेता आऊँगा। शाम को वे चौपाटी की रेत पर बैठे हुए थे। एकाएक दिवा बोली, साल छमाही कहीं एक ऐसा दिन आता है। उसने दिवा की ओर देखा। वह सामने समुद्र में खड़ी एक किश्ती की ओर देख रही थी। फिर वह उसकी तरफ देखने लगी। तब कहीं हल्का सा महसूस होता है मेरा भी कोई परिवार है, मैं और किटी माँ बेटी हैं। वह हंसी और किटी की ओर देखने लगी। किटी मुट्ठी में रेत भर रही थी और उसे अपनी उंगलियों के बीच से निकाल रही थी। कैसी अजीब बात है, हमारे बीच जब तक कोई तीसरा व्यक्ति न आए हमें यह एहसास ही नहीं होता कि हम माँ बेटी हैं। हमें आपस में बात किए हफ्तों गुजर जाते हैं। फ्लैट में एक दूसरे की छाया देखकर हमें बस एक दूसरे के होने का एहसास होता है। अलग अलग कमरे, अलग अलग बाथरूम, यहाँ तक कि टूथपेस्ट भी अलग अलग। किट्टी बड़े सुने सुने, बड़े गुमसुम ढंग से यह बात सुन रही थी। आओ भेलपूरी खाएं, उसने कहा। सब उठकर भेलपूरी वाले की तरफ बढ़ लिए। फिर सब धीरे धीरे चलकर लेमिंगटन रोड पर आकर फिल्म देखने लगे। वह किनारे बैठना चाहता था, पर दिवा और किटी ने ऐसी स्थिति बना दी कि वह उनके बीच में बैठा। फिल्म देखकर निकले तो किटी बोली, अंकल आइए थोड़ी देर के लिए फिर चौपाटी पर चलें। रात को वहाँ बैठने में बड़ा मज़ा आता है। उसने दिवा की ओर देखा। चलो ना मम्मा। किटी दिवा से लिपट सी गई। वह हंसी।
कल दफ्तर नहीं जाना है? कल की कैजुअल ले लेंगे, वह बहुत उमंग से बोली। और कल सारा दिन अंकल के साथ पिकनिक मनाएंगे। और अंकल, कल के आपके सारे प्रोग्राम कैंसिल। दीवा ने उसकी ओर देखा, बड़ी गहरी, बड़ी डूबी, बड़ी मोहक नज़र से, जैसे वह नहीं है, वह है, वह किटी का अंकल, किटी का पिता। गाड़ी सुबह सुबह 7:35 पर छूटती थी वीटी स्टेशन से। दीवा ने दिन के लिए आलू के पराठे बना लिए थे, साथ में कई किस्म का अचार और सलाद काट दिया था। सुबह का नाश्ता भी जल्दी जल्दी बन गया था। किटी को भी वह इधर उधर डोलते देख रहा था। किटी बीच बीच में उसे याद कराती थी और कहती थी, मद्रास से आप मेरे लिए कुछ शंख खरीद लीजिएगा, एक तो चौड़े पंजे वाले, पर ख्याल रखिएगा कोई कहीं से ज़रा सा भी टूटा हुआ ना हो, और दूसरे बड़े वाले शंख जो मंदिरों में बजाए जाते हैं। और आप तो मद्रास से सीधे दिल्ली चले जाएंगे, वहाँ मेरी चीज़ें संभाल कर रखिएगा। मम्मा जब अगली बार जाएगी तो उन्हें दे दीजिएगा। तुम दिल्ली नहीं जाओगी? उसने दांतों से टोस्ट काटते हुए पूछा। इस बार मैं भी मम्मा के साथ आऊँगी। नहीं, मम्मा के साथ नहीं, अकेली आऊँगी। आप मुझे दिल्ली की खूब सैर कराएंगे ना? सब जगह घुमानी पड़ेगी। दीवा ने चाय की केतली टेबल पर रखते हुए कहा, किटी बेटा, अंकल की गाड़ी का वक्त हो रहा है, तुम जरा सड़क से टैक्सी तो बुला लाओ। किटी टैक्सी लेने चली गई। दीवा उसी के साथ कुर्सी पर बैठ गई। सामान बंध चुका था, वह कपड़े पहनकर तैयार था। उसने चाय का आखिरी घूंट पिया और दीवा की ओर देखने लगा। वह सूनी आंखों से मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। उसने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। दीवा की आंखें और सूनी हो गई। टैक्सी चली तो दोनों ने हाथ हिलाए और उसने देखा दोनों लिफ्ट की तरफ मुड़ गई हैं। दो एक मोड़ लेकर टैक्सी सड़क पर आ गई। सड़कें अभी सूनी थी, सन्नाटा अभी पूरी तरह टूटा नहीं था। बड़ी मस्त हवा चल रही थी। पीछे छोड़े हुए फ्लैट के कुछ बिंब उसके सामने आने लगे। लिफ्ट में दीवा और किटी खामोश हैं। लिफ्ट से निकलकर दीवा फ्लैट का दरवाज़ा खोलती है। किटी सीधे अपने कमरे में चली जाती है। दीवा बर्तन साफ करने वाली बाई को डाइनिंग टेबल साफ करने के लिए कहती है। किटी अपने बिस्तर पर लेटकर किसी पत्रिका के पन्ने पलटने लगती है, फिर उठकर नहाने चली जाती है। दीवा अपने कमरे में आकर सिगरेट सुलगाती है और अखबार की सुर्खियां देखने लगती है। फिर वह भी नहाने चली जाती है। बाई टेबल पर नाश्ता लगा देती है, ब्रेड, बटर, उबले अंडे, दूध। फिर 9 बजते हैं। दोनों अपने अपने पर्स संभालती हैं, अपने चाबियों के गुच्छे संभालती हैं, अपनी साड़ियों की चुन्नटों पर हाथ फेरती हैं, लिपस्टिक लगे होठों को शीशे में देखती हैं और फ्लैट से निकल पड़ती हैं। उसे सामने वीटी स्टेशन का भव्य भवन दिखाई देने लगा था। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।